हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना परिवार जहां पर अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा भी करता हूं, विश्वास भी रखता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर हो रहे होंगे। और इस बार आप सभी ने ठाना है एसओ बन के घर वापस आना है। आप सभी लोगों के लिए जनरल साइंस के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ 10 मिनट के शो में। तो आर यू रेडी? क्या आप सब लोग तैयार हैं? और यदि तैयार हैं तो बस इस तैयारी को इतना बना के रखना है कि आप सभी लोग 28 जनवरी और 4 फरवरी की जो दो डेट हैं आपके पास, उन डेट्स को ऐतिहासिक बना दें, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डेट बना दें। ठीक है, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, थक भी रहे होंगे और थोड़ा बहुत एग्जाम से डर भी लग रहा होगा, लेकिन इस समय कुछ भी ये सब नेगेटिव आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे दोस्त, यही समय है कुछ करने का, इस समय को खोना नहीं है। जय जोहार, जय झारखंड। और आप सभी में जोश जुनून जज्बे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समुद्र में प्लवन करता हुआ जो आइसबर्ग होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर आंसर क्या करते हैं, 1/10 करते हैं। ऐसा क्यों हुआ करता है? समुद्र की सतह से 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग क्या होगा, नीचे होगा। ये इसलिए हुआ करता है क्योंकि जो आइस की डेंसिटी होती है, या कह सकते हैं जो घनत्व होता है, ये हमेशा बर्फ का घनत्व जो है ये वाटर के घनत्व से क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें इनका रेशियो, तो रो आइस डिवाइड बाय रो वाटर, ये कितना हो जाता है, 9/10 हो जाता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यदि हम लोग न्यूटन के गति के नियम से देखें, तो न्यूटन की गति का नियम जो होता है थर्ड, है ना, उस सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर कार्य करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रॉकेट की गति को क्या करता है, सिद्धांत प्रदान करता है। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवगाद्रो परिकल्पना और संवेग संरक्षण में क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, संवेग संरक्षण हो जाएगा। दाब के मात्रक को पूछा गया, तो दाब का मात्रक यदि आपसे पूछेगा, यूनिट ऑफ प्रेशर पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, पास्कल बताएंगे। और जो पास्कल है लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के तरीके से। प्रेशर जो है कैसी यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, डाइन किसका मात्रक होता है? तो ये सीजीएस यूनिट है, किसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का सीजीएस मात्रक हो जाता है, जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। अर्ग की बात करें तो अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाता है, या फिर आप यहाँ पर वर्क भी जोड़ सकते हैं। ऊर्जा या फिर कार्य की सीजीएस मात्रक के रूप में हम लोग अर्ग को जानते हैं। और जूल ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एसआई यूनिट। क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट? ये हो जाएगा वर्क का या फिर एनर्जी का। ठीक है ना, वर्क का या फिर किसका हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा। ये बात आपने समझ ली। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है ना, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। और 1 अर्ग बराबर क्या होता है, 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन सेंटीमीटर। क्या होगा, 1 डाइन सेंटीमीटर होगा। और जब इन दोनों से आप इसको रिलेट करेंगे तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग हो जाते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि 1 न्यूटन में क्या होंगे, 10 की पावर 5 डाइन होंगे। 10 की पावर 5 क्या होंगे, डाइन होंगे। बताइए, गॉट इट और नॉट? ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग बर्फ के दो टुकड़ों पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाते हैं, तो उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये कम हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वहां पर कुछ मतलब वहां पर कुछ बर्फ पिघल जाती है, जहां पर उनकी क्या होती है, जहां पर उनका जुड़ाव होता है। और जहां पर बर्फ कुछ पिघल जाती है जल के रूप में, और जब आप दाब हटा देते हैं तो बर्फ क्या हो जाती है, वो जो जल जमा हुआ है वो फिर से उन दोनों को चिपका देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, और जहां पर दोनों को जोड़ा गया है वहां पर जल बनने से जब आप दाब हटा देते हैं तो फिर से वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर वो बर्फ चिपक जाते हैं। श्रव्य परिसर, जिसको हमारे कान सुन पाते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है, ऑडिबल रेंज क्या है साउंड की, जिसे हमारे कान सुन पाएंगे, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक हो जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो जब भी आप क्या करेंगे, ध्वनि स्रोत का अपनी तरफ आना या अपने से दूर जाना देखेंगे, यानी कि ध्वनि स्रोत और आपके बीच में, श्रोता के बीच में रिलेटिव मोशन होगा,
तो वहां पर ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कम या फिर ज्यादा सुनाई देगी। और ये जो होता है किस प्रभाव के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ये जो श्रोता है, लिसनर है, ये क्या कर रहा है? ये इधर जा रहा है, लिसनर जो है, एक मिनट, लिसनर जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, लिसनर का इधर जाना और जो साउंड सोर्स है उसका इधर जाना, ये क्या कर रहा है? रिलेटिव डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। यहाँ पर सापेक्षिक दूरी क्या हो रही है? सापेक्षिक दूरी बढ़ रही है। जब सापेक्षिक दूरी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? आवृत्ति भी आपको, जो साउंड की आवृत्ति क्या होगी? कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिसनर है, श्रोता है, और साउंड सोर्स, इनके बीच में सापेक्षिक दूरी क्या हो रही? घट रही है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। सापेक्षिक दूरी घटने से आवृत्ति क्या सुनाई देगी? साउंड की आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का रीजन है प्रकीर्णन, ड्यू टू द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और यहाँ पर आपसे एक चश्मे का लेंस का पावर दिया गया है, 2 डायोप्टर है, उसकी क्या पूछी गई है? फोकस दूरी पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेंस की क्षमता होती है यानी कि पावर, ये 1 अपॉन क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन पावर हो जाएगी। पावर किस में ली जाती है? डायोप्टर में ली जाती है। अच्छा, डायोप्टर की बात में आपसे जरूर पूछूंगा कि एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायोप्टर की जगह पर मीटर माइनस 1। तो आप यहाँ पर पुट करिए, कितना है? 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर को आपने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर इसको आप कैसे लिखेंगे? 1/2 मीटर माइनस 1 लिखेंगे। ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 50 सेंटीमीटर। जब पावर किस में होगी? जब पावर पॉजिटिव होगी। जब पावर पॉजिटिव होगी तो फिर उस लेंस को आप कैसा बताएंगे? कॉन्वेक्स लेंस बताएंगे, यानी कि उत्तल लेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? उत्तल लेंस बताएंगे। और जब पावर क्या होगी? जब पावर निगेटिव हो जाएगी तो आप उसे क्या बताएंगे? आप उसे बताएंगे कि कॉनकेव लेंस है, यानी कि कॉनकेव का मतलब हो जाएगा अवतल लेंस। बताओ, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर यदि गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 3 कलर होते हैं, RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। जब आप लाल रंग के कांच को गर्म करेंगे तो लाल रंग का उत्सर्जन नहीं होगा। पहले किसका होगा? हरे रंग का, और फिर किसका होगा? नीले रंग का होगा। तो यहाँ पूछा गया हीटिंग करने पर कौन सा कलर दिखाई देगा? तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होनी है। प्रोटॉनों की संख्या समान होने का मतलब है क्या? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होना। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान होना, ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक जिनके समान होते हैं, परमाणु क्रमांक जिनके समान होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। यदि प्रोटॉनों की संख्या सेम हुई, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हुई, इसका मतलब है परमाणु भार क्या हो गया? एटॉमिक वेट क्या हो गया? परमाणु भार भिन्न हो गया। और परमाणु भार भिन्न हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो रहा है, तो ऐसे परमाणुओं को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से आपको बताना है कि समस्थानिकों और संभारिकों के संबंध में सही कौन सा है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। आइसोटोप्स हैव द सेम मास नंबर। नहीं, समस्थानिक में क्या होगा? द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। यहाँ पर समान क्या होता है? समान होता है परमाणु क्रमांक। क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। गॉट इट। संभारकों यानी कि आइसोबार्स में क्या सेम होगा? परमाणु संख्या। नहीं, आइसोबार में क्या सेम होगा? परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या सेम होगी, मास नंबर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक सही है ना 2 सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिसकी अर्धायु कितनी है? 1600 वर्ष है। यहाँ पर जो रेडियम है इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। उसकी अर्धायु कितनी है? 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद 25% बचेगा? तो देखिए, अर्धायु का मतलब क्या हुआ? x जो कोई था वो आधी, जब अर्धायु पूरी कर लेता तो कितना बचेगा? x/2। और जो x/2 है, जब ये आधी पूरी कर लेगा तो कितना बचेगा? इसका आधा बचेगा। x/2 का आधा कितना हो जाएगा? x/4। तो बताइए कितना बचा? पहले 1 था, अब कितना हो गया? 1/4, यानी कि 25% बचा। तो यहाँ पर एक लाइफ और हाफ लाइफ ये, एक हाफ लाइफ ये, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर वैसे ही पूछा गया है कि हाफ लाइफ 1600 वर्ष है, तो 25% बचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइफ हाफ लाइफ ये और एक हाफ लाइफ ये, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा? 3200
वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का। इसके अलावा आपको बॉक्साइट भी ध्यान रखना है। पीले रंग का एक पाउडर है जो हवा में खुला छोड़ देते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध आती है, पानी के पीने के पानी को ये कीटाणु मुक्त करता है, डिसइंफेक्ट करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। तो यदि कास्टिक चूने की बात करें तो COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, जब आप इसकी क्या करेंगे रिएक्शन देखेंगे तो COCl2 मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये जल भी मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। COCl2 को हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम, ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, विरंजक चूर्ण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, है ना, क्लोराइट। ओके, गॉट इट, इतनी बात समझ गए। आगे हम लोग चलें नेक्स्ट पर। थोड़ा सा आपको साइंस, थोड़ा सा आपको समय लग रहा होगा। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तांबे का उपयोग किया था, कॉपर का उपयोग किया था। कृंतकनाशी जो चूहे होते हैं उनको मारने के लिए जो दवा होती है, चूहों को मारने की जो दवा होती है उसमें किसका प्रयोग किया था, जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट है किसको आप बडिंग से तैयार करते हैं, बडिंग को आप हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, क्या बोलते हैं, मुकुलन। और मुकुलन में यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में मुकुलन किस में यूज होता है, तो ईस्ट में यूज होता है, खमीर में यूज होता है, ईस्ट में खमीर में यूज होता है। यहाँ पर देखिए मुकुलन यानी कि उभार, बड, है ना, और बड से तैयार हो रहा है ईस्ट। ये जो एजोला और एनाबीना है ये जैव उर्वरक है और इनका आप उपयोग देखते हैं किसमें, चावल की खेती में, राइस की खेती में, ठीक है। चिलगोजा एक प्रकार का क्या है, ड्राई फ्रूट है और ये प्राप्त किया जाता है पाइन के पेड़ से और आप सभी लोग इसको देख सकते हैं कि कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और केसर आप सभी लोगों ने यूज किया होगा। केसर किससे प्राप्त होता है, सेफ्रॉन किससे प्राप्त होता है, ये मसाला है एक तरीके से, तो ये पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, स्टिग्मा से प्राप्त होता है। बताइएगा कैसा लगा आपको ये सीरीज, क्या आप और भी 10 मिनट की शो चाहते हैं हमारे से, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि आपको ये शो अच्छा लगा हो तो आप स्टार भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का ऐसे ही बना रहना चाहिए विश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।